अपने सेकंड ग्रेड के सिलेबस में एक टॉपिक है जिसका नाम है घर्षण और न्यूटन के बलों के नियम और गति के नियम। इसमें घर्षण के नियम पर एक फ़िक्स प्रश्न आता है, लगभग हर पेपर में आ जाता है और ये प्रश्न न्यूमेरिकल भी होता है, तो वो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल होता है, यानी उसमें गणना की ज़रूरत नहीं होती, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इस टॉपिक को करने के लिए हमने सीधा घर्षण ही उठाया है, गति के नियम एक बार नहीं कर रहे। घर्षण होता है, ये हम सब जानते हैं, गति का विरोध करता है। तो इसका पहला पॉइंट है, गति का विरोध करता है। विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है? घर्षण कहलाता है। पर ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये सिर्फ गति का विरोध नहीं करता, ये सापेक्ष गति का विरोध करता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि मान लो आप किसी वस्तु पर बैठे हो और वस्तु चल रही है और आप ही उसके साथ में चल रहे हो, तो आप दोनों के बीच कोई घर्षण नहीं लगेगा, क्योंकि जिस स्पीड में आप चल रहे हो उसी स्पीड में वो वस्तु चल रही है, तो घर्षण नहीं लगेगा। घर्षण तब लगेगा जब आप में और उस वस्तु की गति में अंतर होगा, या आप ये कह सकते हो कि जो जिस सतह पे आप चल रहे हो वो सतह स्थिर है, आप चल रहे हो, तो आपके बीच में सापेक्ष गति हो रही है, तभी घर्षण लगेगा। ऐसा नहीं कि जिस सतह पर आप खड़े हो वो सतह भी चल रही है। जैसे ट्रेन में आप खड़े हो, ट्रेन का फर्श भी चल रहा है, आप भी चल रहे हो, और अब आपको कि घर्षण लग रहा है, वहाँ पे घर्षण नहीं लगेगा। घर्षण तभी लगेगा जब आप चल रहे हो और वो दूसरी सतह स्थिर है, या आप स्थिर हो वो दूसरी सतह चल रही है, तब दोनों के बीच में घर्षण होगा। तो ये एक नया शब्द है कि ये सापेक्ष गति का विरोध करता है। दूसरी चीज़ अपने एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि घर्षण होता है। अब आपसे पूछे कि ये एक सतह है, वस्तु है जो फर्श पे रखी है, और ये एक वस्तु है जो फर्श पे रखी है, और ये एक वस्तु है जो फर्श पे रखी है, और सबका वजन मान लो सेम है, और तो किसको चलाना आसान होगा? अगर इसको धक्का मारना आसान होगा या इसको या इसको? तो और ये एक फर्श पे टिकी हुई है, ऐसे मान लेते हैं कि एक फर्श पे रखी हुई है, तो किसको धक्का करना आसान है? तो इसका उत्तर, अगर आपको लगता है कि इसको धक्का मारना आसान है और इसको सबसे मुश्किल, तो ये एक गलत कंसेप्ट है। असल में तीनों को धक्का देना, तीनों को चालू करना या गति देना एक समान बल की रिक्वायरमेंट होगी। तीनों में घर्षण समान होता है। घर्षण होता है सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ये दूसरा पॉइंट है। और घर्षण के जो प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के घर्षण होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि घर्षण 3 प्रकार के होते हैं और इन तीनों में ही क्वेश्चन बनता है। पहला घर्षण है स्थैतिक घर्षण, जिसको अपने सिंबल देते हैं फ्रिक्शन, स्टैटिक, स्थैतिक है। दूसरा घर्षण है गति घर्षण, और इसका सिंबल होता है एफ के, काइनेटिक है। और तीसरा होता है लोटनिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण है, ये स्थिर वस्तुओं पे लगता है। अब इसमें आप एक चीज़ गौर करोगे, इसमें एक अपने लाइन लिखते हैं कि स्थैतिक घर्षण होता है ये वस्तु के चलने से पहले लगता है, यानी वस्तु स्थिर है तो उसे गतिमान करते हैं, उसके लिए हमें मिनिमम बल चाहिए, न्यूनतम बल। क्यों चाहिए? मान लो आप एक गाड़ी को धक्का दे रहे हैं और गाड़ी चल नहीं रही है, तो आपको एक मिनिमम धक्का तो देना पड़ेगा। वो मिनिमम धक्का क्यों देना पड़ता है? अगर कोई घर्षण बल नहीं होता तो आप थोड़ा सा भी धक्का देते तो गाड़ी चलती, मगर गाड़ी नहीं चल रही है, इसका मतलब कोई ना कोई बल विरोध कर रहा है। वो बल है घर्षण बल। उसी बल को हमें क्रॉस करने के लिए, उसी बल को ख़त्म करने के लिए हमें एक न्यूनतम बल चाहिए होता है। वो न्यूनतम बल बराबर होता है स्थैतिक घर्षण के बल के बराबर। इसमें एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि वस्तु स्थिर है, फिर भी हम इसका नाम घर्षण दे रहे हैं, जबकि हमने खुद कहा है कि घर्षण सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो गति तो हो ही नहीं रही, वस्तु तो स्थिर है, तो उसको चालू करने के लिए हमें एक बल चाहिए। तो ध्यान रखना, स्थैतिक घर्षण में एक नई चीज़ जोड़ते हैं हमने कि यह समुपस्थित गति का विरोध करता है। किसका विरोध करता है? समुपस्थित गति। समुपस्थित गति का मतलब है कि ये ऐसी गति का विरोध करता है जो तब होती है जब घर्षण नहीं होता। इसको आप सीधा सीधा बोल सकते हो, ये संभावित गति का विरोध करती है। मैंने समुपस्थित शब्द तो इसलिए लिया है क्योंकि टर्म जरूरी होती है। फिजिक्स में जो टर्म लिखी है हो सकता है एग्जाम में वैसी दिख जाए, पर यह संभावित गति का विरोध करता है। संभावित गति का मतलब
कि अगर कोई घर्षण नहीं होता तो आप वाहन को थोड़ा सा भी बल लगाते तो वाहन चल जाता, पर वहाँ पे घर्षण है। तो इसका मतलब कि ऐसी गति जो तब होती जब कोई घर्षण नहीं होता उसको हम बोलते हैं संभावित गति या समुपस्थित गति, और स्थितिक घर्षण उसी का विरोध करता है। यानी ये गतिमान वस्तु का विरोध नहीं कर रहा है, ये गति होने का ही विरोध कर रहा है, गति होने ही नहीं दे रहा। इसी को हम बोलते हैं स्थितिक घर्षण। और इसके भी ये ध्यान रखो कि ये क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, केवल सतहों पर निर्भर करता है, उस वस्तु पे जिसको गतिमान कर रहे हैं और उस फर्श पे जिस पे वस्तु को गतिमान करना चाहते हैं, दोनों पे सतह पे पदार्थों पर निर्भर करता है, न कि क्षेत्रफल पर। इसमें यह भी ध्यान रखोगे कि ये एक स्वतः समायोजित होने वाला बल है। इसका एक अर्थ बताता हूँ मैं कैसे। सारे घर्षण होते हैं वो स्वतः समायोजित होने वाले घर्षण होते हैं। स्वतः समायोजित कैसे, तो आप इससे समझो। देखो, मान लो ये एक पिंड है और इसको आप धक्का देकर इस तरफ से इस तरफ चलाना चाहते हो, ठीक। और चूँकि आप इसको धक्का दे रहे हो तो ये ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा धक्का देते चल जाएगी। इसको चलाने के लिए मिनिमम में एक फोर्स चाहिए। मान लो 5 न्यूटन है। मिनिमम फोर्स क्यों चाहिए? क्योंकि नीचे कोई घर्षण है जो विरोध कर रहा है, और अगर आप इस तरफ धक्का दे रहे हो तो घर्षण इस तरफ लगेगा, और जो जब तक ये चलेगी नहीं तब तक इस घर्षण को अपने स्थितिक घर्षण बोलेंगे। एक बार चलने के बाद में स्थितिक घर्षण काउंट नहीं किया जाता, चलने के बाद में गति घर्षण काउंट किया जाता है, यानी स्थितिक घर्षण ही गति घर्षण बदल जाता है। अब 5 न्यूटन बल है। अब मान लो आपने 5 न्यूटन न्यूनतम बल है जिसमें ये चलेगी। अब आप 5 की बजाय 4 ही न्यूटन बल लगाओगे, और अब आपसे पूछा जाएगा कि घर्षण कितने है। आपने कितना लगाया? बाह्य बल कितना लगाया? 4 न्यूटन। अब आपसे पूछा कि घर्षण कितने है। यहाँ ध्यान रखना, मैं जब भी घर्षण बोलूँ स्थितिक घर्षण की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वस्तु गतिमान नहीं है। अब पूछा जाएगा कि स्थितिक घर्षण कितना होगा, तो आप ये नहीं कहोगे 5 न्यूटन है। अगर ऐसा कहोगे तो उल्टा हो जाएगा सिस्टम। आप 4 न्यूटन इस तरफ बल लगा रहे हो इस तरफ, और आप कह रहे हो ये 5 न्यूटन है, तो ये तो नेट बल हो गया। इस तरफ 4 इस तरफ 5, तो बस तो अपने आप पीछे चलनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। इसका मतलब अगर आप 4 न्यूटन बल लगा रहे हो तो घर्षण भी 4 न्यूटन लगेगा। अगर आप 5 न्यूटन लगाओगे तो घर्षण भी कितना लगेगा? 5 न्यूटन। अब भी वस्तु क्या रहेगी? इस तरह चलेगी नहीं, क्योंकि घर्षण से कम लगा रहे हो आप बल। और जैसे ही आपने 5.1 का बल लगाया तो घर्षण अभी भी कितना लगेगा? 5। ये क्योंकि ये मैक्सिमम मान है घर्षण का, ये घर्षण का मैक्सिमम मान है। और ये जो 0.1 है ना, ये वस्तु को चलाने में काम आएगा। अब पूछ ले कि त्वरण कितना मिलेगा वस्तु का, तो ध्यान रखना 5 से 5 तो कट जाएगा, क्योंकि आप इस तरफ वस्तु को धक्का मारने के लिए 5 न्यूटन का बल लगा रहे हो, और घर्षण है वो उल्टी दिशा में लगता है हमेशा। तो ये आप इस दिशा में 5.1 न्यूटन का लगा रहे हो और 5 न्यूटन का बल घर्षण लगा रहा है, तो 0.1 न्यूटन जो नेट बल है वही इसको गति देगा। त्वरण पूछ ले तो कैसे पता करोगे? तो अफ बराबर हम में होता है, बस अफ 5.1 न्यूटन नहीं गिनोगे आप, अफ नेट गिनते हो, तो 0.1 न्यूटन है वही बल देगा। अब में ए का मान कितना आएगा? 0.1/m मास का जो मान होगा। कुल मिला के बात ये है कि त्वरण पूछा जाए तो आप सीधा 5.1 न्यूटन नहीं काउंट करोगे, आप इसमें से घर्षण घटाकर और जो नेट बल बचता है उसकी वजह से उसमें एफ बराबर हमें सूत्र लगाओगे। एफ का मान जो अंतर होगा वो लिखोगे, हम दिया होगा ए निकालने हमें। कहने का अर्थ ये है कि घर्षण है वो स्वतः समायोजन हो जाता है। अगर 5 न्यूटन का जो हमने घर्षण काउंट किया ना वो मैक्सिमम होता है। भाई आपको वस्तु स्थिर से गतिमान करनी है तो 5 न्यूटन तो आपको मिनिमम बल चाहिए, इसका मतलब मैक्सिमम घर्षण है। दोनों शब्दों पे ध्यान देना, 5 न्यूटन मैक्सिमम घर्षण है, और आपको इस वस्तु को चालू करने के लिए मिनिमम 5 न्यूटन बल चाहिए। आपको मिनिमम कितना चाहिए? 5 न्यूटन। ये 5 न्यूटन मिनिमम बाह्य बल है, इसका मतलब इससे ज़्यादा लगती वस्तु चलेगी। और 5 न्यूटन है वो मैक्सिमम क्या है? घर्षण है। ये दो शब्दों पे ध्यान रखना। तो जब भी आप सूत्र से घर्षण का मान निकालते हो वो मैक्सिमम मान होता है, उससे अगर कम बल लगाओगे तो उतना ही घर्षण लगेगा। जैसे घर्षण का सूत्र क्या होता है, ये सूत्र लिख लेते हैं अपने। बस आप इस चीज़ को समझना कि घर्षण स्वतः समायोजित होने वाला बल है, और जितना आप फोर्स लगाते हो उतना ही सामने से घर्षण लगता है। कब तक? जब तक आप उस घर्षण की मैक्सिमम सीमा क्रॉस नहीं कर दो। और जैसे ही आप मैक्सिमम सीमा क्रॉस कर दोगे तो वो जो स्थितिक घर्षण है वो गति घर्षण में बदलना शुरू हो जाएगा। देखो,
स्थैतिक घर्षण का सूत्र क्या होता है? एफ स्थैतिक होता है, ये एक गुणांक पर निर्भर करता है। ये गुणांक है, दोनों स्तंभ पर डिपेंड करता है ये गुणांक, और साथ में अन पर निर्भर करता है। अन क्या है असल में? एन एम जी ही है। जिस वस्तु को आप गतिशील करना चाहते हो उसका भार ही एन है, उसके भार पर डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता। इस लाइन का ध्यान रखोगे। स्थैतिक घर्षण है वो भार पर डिपेंड करता है उस वस्तु के, लेकिन उस वस्तु के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखोगे कि इस सूत्र में क्षेत्रफल कहीं है ही नहीं, तो ये सूत्र ही खुद में उत्तर है कि घर्षण होता है वो ये मास पर डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, भार पे डिपेंड करता है, लेकिन ये डिपेंड नहीं करता किस पे? क्षेत्रफल पर। तो इसमें और इसमें ये जो तीन हमने चीज़ें बनाई हैं, तीनों में घर्षण समान होगा। अब एक चीज़ और है जो नोट करने लायक है इसमें कि एन है, ये हम एम जी क्यों नहीं लिखते, एन ही क्यों लिखते हैं, भार क्यों नहीं लिखते? तो आप ये भी इस चीज़ को ध्यान रखोगे कि ये सतह है, तो हमें पता है घर्षण होती है, ये हम जनरली ऐसा बोलते हैं। वैसे तो घर्षण दो सतहों के मध्य लगता है, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं कि फर्श ने घर्षण लगाया। तो अगर वाहन चल रहा है तो घर्षण किसने लगाया? फर्श ने लगाया। तो हम ये बोलते हैं कि वाहन तो नीचे की तरफ बल लगा रहा है एम जी, और उल्टा बल लगा रहा है ये फर्श, इसको हम प्रतिक्रिया बल बोलते हैं, इसी को ये एन बोलते हैं। तो एन ही एम जी है, बस इसकी डायरेक्शन उल्टी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एन की डायरेक्शन होती है ये अभिलंबवत मापी जाती है, और एफ एस की डायरेक्शन भी क्या मापी जाती है? अभिलंबवत ऊपर की तरफ। हालांकि घर्षण बल होता है ये सतह के समांतर होता है। ये दो टर्म ध्यान रखना। सूत्र में एन आया है, सूत्र बताता है, सूत्र में जो दिशा लगती है वो एन की दिशा लगती है, एन जो एम जी के ऑपोजिट होती है। ठीक, हर बार ऑपोजिट नहीं होती है। अगर तिरछी है कोई वस्तु ऐसे रखी हुई है ऐसे, तो इसमें एन का मान तो ऐसे होगा। एन हमेशा सतह के लंबवत होता है जिस सतह पे चीज़ पड़ी है, और एम जी हमेशा नीचे की तरफ होता है, सतह से टेढ़ी हो चाहे कैसी हो। तो इसमें एन की दिशा फुर जाती है, बदल जाती है। वो एक अलग कंसेप्ट है, मैं इतना डीप नहीं कहूँगा। मैं फर्स्ट सेकंड ग्रेड में इतना डीप प्रश्न आएगा तो अलग बात है, पर चांस कम है, प्रश्न छोटे आएंगे। इसमें छोटे ही प्रश्न आते हैं हर बारी घर्षण से संबंधित। बस इसमें मेन जो लाइन है वो यही है, समझाने वाली लंबी बातें हैं पर मेन मुख्य बातें यही है कि ये स्वतः समायोजित होने वाला बल है, ये क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता। ये जो स्थैतिक घर्षण है ये इसमें मास और ग्रेविटी का रोल होता है। और अब इसमें एक चीज़ और है जो आप समझ सकते हो, वो ये है कि स्थैतिक घर्षण, अगर आप किसी वस्तु को धक्का दे रहे हो मान लो, और वस्तु को आपने कभी अनुभव भी किया होगा, एक बार स्पीड पकड़ने के बाद उसको चलाए रखना आसान होता है। तो इसका मतलब आप ये भी ध्यान रखोगे कि स्थैतिक घर्षण होता है इससे कम होता है हमेशा गतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण से गतिक घर्षण कम होता है, यानी एक बार कोई वस्तु ने गति पकड़ ली तो वो चलती रहेगी। तीसरी चीज़ आप ये ध्यान रखोगे कि ये एफ एस हमने निकाला है, ये मैक्सिमम मान है घर्षण का। एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हो, जैसे आपने कहा कि घर्षण लगता है 5 न्यूटन कोई वस्तु पर, तो हम कहेंगे कि उस वस्तु को चलाए रखने की कम से कम शुरुआत करने के लिए 5 न्यूटन बल चाहिए। 5 से कम लगेगा तो घर्षण भी 4 न्यूटन लगेगा। तो 5 न्यूटन असल में क्या है? घर्षण का मैक्सिमम मान। इससे कम मान पे घर्षण उतना ही होगा जितना कि हम बल लगा रहे हैं। जैसे अगर आपने 4 न्यूटन बल लगाया तो घर्षण भी 4 न्यूटन लगेगा, आपने 3 न्यूटन बल लगाया तो घर्षण भी 3 न्यूटन लगेगा, आपने 5 न्यूटन लगाया तो घर्षण भी 5 न्यूटन लगेगा। अगर आप 6 न्यूटन बल लगाते हो तो घर्षण 5 न्यूटन ही लगेगा। ये घर्षण का मैक्सिमम मान होता है। इसका मतलब सूत्र में जो लगता है वो मैक्सिमम मान होता है, और हम जो बल लगा रहे हैं ना 5 न्यूटन, हमारे द्वारा बाह्य बल होता है वो न्यूनतम मान होता है। भी उसको चालू करने के लिए कम से कम 5 न्यूटन बल तो चाहिए, क्योंकि घर्षण मैक्सिमम 5 न्यूटन है। ये आप ध्यान रखोगे। तो घर्षण का दो परिभाषा दे सकते हो स्थैतिक घर्षण की। स्थैतिक घर्षण वह न्यूनतम बल होता है जो किसी वस्तु को गतिमान करने के लिए आवश्यक होता है, और स्थैतिक घर्षण वह मैक्सिमम बल होता है जो फर्श या जो सतह होती है जिस पे वस्तु रखी है वो उस पर आरोपित कर रहा है। दोनों शब्दों का आप ध्यान रखना। और गति घर्षण का भी सूत्र यही होता है, बस थोड़ा सा फर्क है। इसमें भी आप मैक्स शब्द यूज करते हो, और ये भी होता है, बस गुणांक बदल जाता है, सूत्र यही रहता है। म्यू है ये, गुणांक है ये सतह पर डिपेंड करता है, एन का एन है। अब कुछ एग्जांपल से आपको इन दोनों को मैं बता देता हूँ, जो पिछली बार भी आया था। पिछली बार एक प्रश्न आया था, मैं आपको उस प्रश्न का सीधा एग्जांपल दे देता हूँ। हालांकि वो प्रश्न अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है,
तो पिछली बार ये प्रश्न आया था कि आपको गुणांक दे रखा था, मास दे रखा था और त्वरण दे रखा था, और आपसे ये पूछा गया था कि क्या वो वस्तु गतिमान होगी या नहीं होगी। हालांकि उसमें ट्रेन का त्वरण दे रखा था, तो हमें त्वरण की ज़रूरत नहीं होती, वो ट्रेन का त्वरण दिया हुआ है, उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि ट्रेन कितना बल लगा रही है। ट्रेन का बल हम ऐसे पता करते हैं, F बराबर हमें M उस वस्तु का मास है और A ट्रेन का त्वरण है। हमें ट्रेन द्वारा लगाया गया बल मिल गया। फिर हमने घर्षण का बल निकाला, और घर्षण का हमें पता है कैसे होता है, म्यू दिया हुआ था, गुणांक दिया हुआ था, और mg, n की जगह mg लिख रहे हैं, m दिया हुआ था, g हमें पता है कितना। तो ये कम पड़ गया था और ये कम पड़ गया था, तो उसने पूछा घर्षण कितने है। तो अगर ये कम पड़ गया ना, तो घर्षण कितना लगेगा, तो इसका मान घर्षण नहीं माना जाएगा। इसका मान ज़्यादा पड़ गया, मान लो इसका मान 4 न्यूटन आ गया और आपने पता किया ट्रेन ने कितना बल लगाया, 3 न्यूटन। अब पूछ रहा है घर्षण कितना है, तो ध्यान रखना घर्षण 4 न्यूटन नहीं होगा, ये तो मैक्सिमम मान है। घर्षण उतना ही होगा जितना ट्रेन लगा रही है, 3 न्यूटन। तो ये एक क्वेश्चन था। अब बस दोबारा समझ लो, कंसेप्ट ये है कि आपने सूत्र से काउंट किया कि एफ एस है, स्थैतिक घर्षण है, वो म्यू एम जी है, और इसमें आपको उत्तर मिल गया 5। और आपको पता चला बाह्य बल है जो आपने काउंट किया, एफ बराबर एम ए से, ट्रेन ने जो ट्रेन का त्वरण दे रखा था, और एम से आपने गुना किया, और आपको पता चल गया कि ट्रेन ने कितना बल लगाया, और ट्रेन का बल 4 न्यूटन आया। अब आपसे पूछा कि बाह्य बल 4 न्यूटन है, ट्रेन 4 न्यूटन बल लगा रही है, और जो घर्षण है उसका मैक्सिमम 5 न्यूटन का मान चल रहा है, तो हमें ये तो पता है कि घर्षण 5 न्यूटन तो बल लगाएगा ही लगाएगा, तो वस्तु तो नहीं चलेगी क्योंकि ट्रेन 4 न्यूटन बल लगा रही है। पर अब घर्षण का मान क्या माना जाए, 5 नहीं माना जाएगा, घर्षण का मान 4 ही माना जाएगा, क्योंकि जब तक 5 नहीं आ जाता तब तक घर्षण स्वतः समायोजित करता है खुद को। ट्रेन 4 लगेगी तो वो भी 4 ही लगेगा, वो तब तक समायोजित करेगा जब तक उसकी मैक्सिमम लिमिट नहीं आ जाएगी। एक और प्रश्न है, वो भी आप ऐसे समझ सकते हो कि वो भी घर्षण से रिलेटेड क्वेश्चन है, और प्रश्न सिंपल सही है। प्रश्न ऐसा है कि एक समान वेग से गतिमान पिंड है या वस्तु है जिस पर F बल लग रहा है, पर त्वरण कितना होगा। अगर आपने कभी गौर किया तो ऐसा प्रश्न पॉसिबल नहीं है। देखो, एक समान वेग से गतिमान पिंड है जिस पर F बल लग रहा है। अगर आप न्यूटन का पहला नियम जानते हो तो उसमें ऐसा नियम होता है कि बल लगेगा तो त्वरण मिलेगा। न्यूटन का दूसरा नियम भी सीधा सीधा याद रख सकते हो, F लगाओगे तो A मिलेगा, त्वरण। तो इसका मतलब अगर आप F बल लगा रहे हो तो त्वरण मिलना चाहिए, और त्वरण मिलेगा तो त्वरण का मतलब ही होता है वेग में परिवर्तन, तो एक समान वेग तो हो ही नहीं सकता। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि एक समान वेग है फिर भी आप बल कह रहे हो, क्योंकि बल का मतलब ये होता है कि देखो, बल के अंदर होता है एम और ए का मतलब त्वरण, त्वरण का मतलब वेग में परिवर्तन। अगर बल लगा रहे हो तो वेग में परिवर्तन होना चाहिए, और अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो हम उसको बल जरूर मानेंगे। तो फिर यहाँ पे वेग में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा। तो इसका सीधा सा कंसेप्ट ये है, देखो F बल लग रहे हो उस पिंड पे इस दिशा में, और फिर भी इसका वेग एक समान है, इसका मतलब इस F को कोई कैंसिल कर रहा है। कौन कैंसिल कर रहा है, तो सीधी सी बात है, इस F को कैंसिल कर रहा है ये गतिक घर्षण भी चल रहा है, इसलिए गतिक बोला है, वरना स्थितिक भी बोल सकते थे अपने। पर हम गतिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि चल रही है वस्तु, एक समान वेग से गतिमान है, और गतिमान चलने वाली वस्तुओं पे स्थितिक नहीं लगता, गतिक घर्षण लगता है। तो इसका मतलब कि इस F को कोई ना कोई कैंसिल कर रहा है। वो F कौन है, F के इस दिशा में लग रहा है, ये F इस दिशा में लग रहा है, F और F के एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। नेट बल 0 है, नेट बल 0 है, इसका मतलब वेग में परिवर्तन नहीं होगा। आप इसको ये भी समझ सकते हो कि अगर कोई वाहन एक समान गति से चल रहा है तो इंजन का बल कहाँ जा रहा है, तो इंजन का बल सिर्फ घर्षण को खत्म करने में जा रहा है। इसका मतलब घर्षण उतना ही है जितना इंजन का बल है। अगर इंजन ज़्यादा बल लगाएगा तो वस्तु स्पीड पकड़ेगी, इंजन कम लगाएगा तो वस्तु धीमी होगी। अगर इंजन घर्षण के बराबर बल लगाएगा तो गाड़ी एक समान वेग से चलेगी। इसका मतलब कि जो F बल लग रहा है ना, वो सारा का सारा गति घर्षण को समाप्त करने में जा रहा है। इसका मतलब F ही असल में क्या है, F के है। ये एक और सवाल है, इसको भी ध्यान रखोगे, ये फर्स्ट ग्रेड में आया था सवाल, हालांकि फिजिक्स का सवाल था ये, और जनरल सा सवाल था, न्यूटन के नियम दिए हुए हैं फर्स्ट ग्रेड में, उस हिसाब से ये आ गया। एक सवाल और है, ये भी ध्यान रखोगे। अच्छा, ये फिजिक्स में किताब में लिखा हुआ है कि एक समान वेग से चल रही वस्तुओं पर स्थितिक गतिक घर्षण ही बाह्य बल होता है। ये लाइन इसको ऐसे लिखा हुआ था कि जो बाह्य बल है वो स्थितिक घर्षण होता है अगर वेग से एक समान है। उसका कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। अब इस कुल मिला के यही बात है। अब एक चीज़ और,
अगर आपसे कोई बोला जाए, जैसे पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में आया था, सेकंड ग्रेड में जो प्रश्न आया था, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले, वो प्रश्न मैं आपको सीधा भेज दूँगा। बस आपको सॉल्व क्या करना है, ये ध्यान रखना कि अगर किताब डाउनलोड नहीं होगी क्योंकि इंटरनेट नहीं जुड़ा है फ़ोन से, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखोगे, अपने 2 घर्षण पढ़ लिए। एक का नाम है स्थिति घर्षण, ये ऐसे कैसे कर रहा है, स्थिति घर्षण। और मैंने इसके बारे में 2-3 बातें पढ़ ली, बस आपको यह ध्यान रखना है ये स्थिति का है, ये संभावित गति यानी समुपस्थित गति का विरोध करता है, न कि सीधी गति का विरोध करता है। इसमें गति तो हो ही नहीं पाती, ये तब लगता है जब तक कि गति नहीं हो रही हो। इसके जस्ट बाद में जो घर्षण लगता है उसको कहते हैं हम गति घर्षण, और वो इसके मुकाबले कम होता है, यानी स्थिति घर्षण बड़ा होता है गति घर्षण से। और इसके अलावा एक तीसरा प्रकार का घर्षण होता है जिसको हम बोलते हैं लोटनी घर्षण। और ध्यान रखना कि आदर्श लोटनी घर्षण का मान 0 होता है। लोटनी घर्षण क्या है, अगर आप इसको समझो तो ये कुछ ऐसा है। देखो, ये मान लो एक टायर है, और हम मान सकते हैं कि अगर टायर सच में गोल है पूरी तरह, तो टायर हमेशा एक ही बिंदु पर स्पर्श करता है, फर्श पर। अगर आपने मैथ में भी सुना होगा, स्पर्श रेखा है, ये फर्श है, ये थोड़ा गलत बन गया, ऐसे मान लेते हैं कि ये एक इस बिंदु पर टच कर रही है। हम क्यों कह रहे हैं कि लोटनी घर्षण 0 होता है? मान लो ये टायर ऐसे घूम रहा है, तो घर्षण तभी लगेगा जब ये बिंदु इस दिशा में जाए। पर हमें पता है कि जैसे टायर घूमेगा ये बिंदु इस दिशा में जाएगा, ऊपर की तरफ। इसका मतलब इसने सतह छोड़ दी, तो एक समय में एक ही बिंदु संपर्क में है, और वो भी रगड़ नहीं खा रहा, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कोई सापेक्ष गति हो ही नहीं रही। सापेक्ष गति तो तब मानी जाती है जब ये बिंदु इस फर्श के साथ ऐसे रगड़ चलता, ऐसे इस दिशा में। जबकि हमें पता है कि जो भी बिंदु जब भी संपर्क में होगा, अगली बार वो बिंदु टायर घूमते ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर कोई सतह नहीं है जिससे घर्षण हो सके, जिससे रगड़ हो सके। भी घर्षण को हम हिंदी में रगड़ बोल सकते हैं एक जनरल शब्द में, और रगड़ हो ही नहीं रही। रगड़ कैसे होगी, कण है वो सतह के समांतर ही नहीं चल रहा। ये ध्यान रखना, समांतर शब्द घर्षण होता है, ये सतह के समांतर लगता है लेकिन ऊपरी दिशा में लगता है। सतह के समांतर कहने का मतलब कि मान लो ऐसी कोई वस्तु है, ये सतह है, वस्तु ऐसे जा रही है, तो घर्षण की दिशा होगी सतह के समांतर से। ये सतह है और इस सतह के समांतर, यानी ऐसे, न कि ऐसे लंबवत नहीं, सतह के समांतर होगी। सतह के समांतर होगी लेकिन विपरीत दिशा में होगी, और इसमें सतह के समांतर तो कण चल ही नहीं रहा, टायर तो घूम रहा है, इसलिए लोटनी घर्षण 0 होता है। तो फिर टायरों में घर्षण कैसे लगता है? गाड़ी को चलाए रखने के लिए हमें बल क्यों चाहिए? अगर घर्षण ही नहीं है तो बल नहीं चाहिए होना चाहिए, क्योंकि नियम क्या कहता है कि कोई बाह्य बल वेग ही कम नहीं करने वाला है, तो फिर हमें गाड़ी को चलाए रखने के लिए इंजन को चालू क्यों रखना पड़ता है? तो इसका जवाब ये है कि टायर फ्लैट नहीं, पूरी तरह गोल नहीं होता। टायर पे प्रेशर पड़ते ही नीचे की सतह थोड़ी फ्लैट हो जाती है, और अगर जैसी सतह फ्लैट होगी तो एक से ज़्यादा बिंदु एक साथ संपर्क में होंगे। तो जो बिंदु यहाँ पे संपर्क में होगा इस टायर का, ऐसा बिंदु, ये बिंदु कुछ देर रगड़ खाकर फिर ऊपर जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत घर्षण तो होगा। और कुल मिला के बुक में जो लिखा है वो ये है कि लोटनी घर्षण में बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है। बस हमें मोटा मोटा लॉजिक पता होना चाहिए कि आदर्श रूप से लोटनी घर्षण का मान 0 होता है, लेकिन वास्तविक रूप से लोटनी घर्षण का कुछ ना कुछ मान होता है, पर इन तीनों के मुकाबले सबसे कम होता है। स्थिति घर्षण का ज़्यादा होता है, गति घर्षण का कम होता है, और लोटनी घर्षण का सबसे कम होता है। कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी हैं जो घर्षण से संबंधित है, वो सारे इन्हीं सूत्रों पे होंगे, ध्यान रखना। एक सूत्र तो ये है कि स्थिति घर्षण का मान होता है, इसमें ये सिंबल लगता है, देखो ये या तो बराबर होगा या कम होगा म्यू नॉट एन से, नीचे ऐसे लगा होता है। ये पूरा सूत्र ऐसे बनता है, देखो स्थिति घर्षण है ये हमेशा कम होगा। कम क्यों यूज किया है? क्योंकि अगर मान लो 5 न्यूटन घर्षण मैक्सिमम है तो 4 न्यूटन भी घर्षण हो सकता है, 3 न्यूटन भी घर्षण हो सकता है। ये कम हो सकता है किससे? म्यू नॉट एस एन से, ये ध्यान रखना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसके दोनों रूप पता होना चाहिए। एग्जामिनर यहीं खेलेगा, इसका मुंह इस तरफ घुमा देगा और पूछेगा सवाल, तो इस तरफ मुंह घुमाते ही अगर आप ये सिंबल नहीं समझ पा रहे हो तो ये सिंबल समझ जाओगी। अपस अधिकतम नहीं हो सकता, अपस ज़्यादा नहीं हो सकता इससे भी। मान लो, मैं ये बात बाद में कहूँगा, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पहले सूत्र लिख लेते हैं, और बुक में लिखा है कि सूत्र को आप 2 तरीके से लिख सकते हो। पहला तरीका कि जो घर्षण होता है उसका मैक्सिमम मान है, ये ऐसे होता है, पहली बात ये। फिर बुक ने कहा है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
बुक में ये 2 बातें लिखी है। अब एग्जामिनर यहीं खेलेगा इस सिंबल में, इस सिंबल में आपको मुँह उल्टा दे देगा। इस सिंबल को बस आप ये समझना, प्रैक्टिकल उदाहरण ले लेना। कैसे कि कोई वस्तु है जिसको चलाने के लिए मिनिमम बल कितना चाहिए, 5 न्यूटन। इसका मतलब घर्षण कितना है, 5 न्यूटन। तो घर्षण का मान 5 न्यूटन से कम हो सकता है भाई। आप बाहरी बल 4 न्यूटन लगाओगे तो घर्षण भी 4 न्यूटन रहेगा। तो घर्षण का मान 5 न्यूटन से कम हो सकता है, अधिक नहीं हो सकता। इसका मतलब ये सिंबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो 5 न्यूटन है ये असल में इसी का मान है। तो घर्षण है इस 5 न्यूटन से कम हो सकता है, मगर इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब आप इस सवाल में या तो मैक्स वर्ड यूज करो या मुंह बड़ा रखो म्यू एस एन की तरफ। ठीक, अगर आपको ये चीज़ छोटी लग रही है, मैं बता रहा हूँ, ये खुद में क्वेश्चन बन जाता है एक। और दूसरा सूत्र है ये, और इसमें भी यही सिस्टम है। ये मैं आपको कन्फर्म करके बताऊंगा, क्योंकि मेरे को खुद को डाउट लग रहा है कि स्थैतिक घर्षण स्वतः समायोजित हो सकता है, गति घर्षण स्वतः समायोजित कैसे हो सकता है। वो तो एक बार लगना शुरू हो गया तो लगेगा ही लगेगा। तो समायोजित होने की इसको क्या ज़रूरत है, क्योंकि इसमें वेग का तो नाम ही नहीं है ना। समायोजन किस आधार पर लगेगा, सब वेग पे तो ये एक ही घर्षण लग रहा है। तो इसको हम जांच कर लेंगे कि ये स्वतः समायोजन होने वाला बल है या नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखोगे, ये एक असंरक्षी बल है। असंरक्षी बल किसे कहते हैं, ये भी सिलेबस में है, संरक्षी और असंरक्षी बल। और इसको समझना है तो आप सीधा सा कंसेप्ट याद रखना कि संरक्षी बल उसको बोलते हैं जो खुद का संरक्षण कर सके। यानी जो अगर हम उस पे लगाएं तो वो हम पे ऑपोजिट लगाने की क्षमता रखता हो, उसको हम संरक्षी बल कहते हैं। जैसे ग्रेविटी की बात करते हैं, अगर आपने किसी वस्तु को ऊंचा उठाया तो छोड़ते वस्तु को वापस नीचे खींच सकता है, उसमें इतनी पावर है, वो खुद का संरक्षण कर सकता है, स्टोर कर सकता है वो खुद को, उसको हम संरक्षी बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण एक संरक्षी बल है। और विद्युत आवेश पर जो लगते बल है ना, वो भी सारे संरक्षी बल है। एक अपने सिलेबस में जितने बल हैं उनमें एक यही असंरक्षी बल है। इसको हम असंरक्षी क्यों बोल रहे हैं, मान लो आप ये एक सतह है और इस पर आप एक चीज़ को इस तरफ ले जा रहे हो, तो इसने घर्षण ने ऊष्मा पैदा कर दिया। अब आप ऐसा नहीं है कि इस तरफ ले जाओगे तो हमें वापस ऊष्मा मिल जाएगी, वापस ऊष्मा और ख़राब होगी। इसका मतलब आप चाहे किसी दिशा में जाओ ये हमेशा ख़राब ही करेगा। लेकिन ग्रेविटी में उल्टा होता है, ग्रेविटी में आप ऊपर जाओगे तो आपको काम करना पड़ेगा, तो नीचे आओगे तो ग्रेविटी आपकी मदद भी करेगी। इसका मतलब ये संरक्षण कर रही है। ऊपर जाते हो तो आप इसके विरुद्ध काम करोगे, तो नीचे आते हो तो ये आपके लिए काम करेगी, ये खुद को सिक्योर करती है। वैसे ही विद्युत आवेश वाला बल होता है, आप उसके पास जाओगे तो आपको खींचेगा, तो आप दूर जाओगे तो आपको उसको खींचना पड़ेगा, ऑपोजिट काम आपको करना पड़ेगा। एक तरफ वो करेगा तो अगली बार आपको करना पड़ेगा, मतलब रिटर्न मिल जाता है आपको। पर फ्रिक्शन में आपको कभी रिटर्न नहीं मिलता। आप एक तरफ जाओगे तो ऊष्मा के रूप में हानि होगी, तो दूसरी तरफ जाओगे तो भी ऊष्मा के रूप में हानि ही होगी, आपको रिटर्न नहीं मिलता। इसका मतलब ये एक असंरक्षी बल होता है। और इसकी एक परिभाषा ध्यान रखना, असंरक्षी बल होता है ये पथ पर निर्भर करता है, और संरक्षी बल होता है ये पथ पर निर्भर नहीं करता। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टॉपिक है, तो घर्षण को छोड़कर इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि संरक्षी बल किसे कहते हैं। तो इसका सीधा सा नियम क्या होता है, ये पथ पर निर्भर नहीं करता। कौन, संरक्षी बल पथ पर निर्भर नहीं करता का क्या मतलब है, आप ऐसे समझो कि आप कोई एक चीज़ ऐसे उठा रहे हो, इस चीज़ को आप ऐसे करके यहाँ ले जाओ, तो अब आप इसको यहाँ से सीधा गिरा दोगे ना नीचे की तरफ, तो भी आपको उतना ही काम मिलेगा जितना काम आप इस लंबे रूट से होकर आए हो, क्योंकि ये पथ पर निर्भर नहीं करता, ये सिर्फ अंतिम और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आपको सूत्र याद होगा तो गुरुत्वाकर्षण में जो स्थिर ऊर्जा का सूत्र होता है mgh होता है। mgh का मतलब आप इस वस्तु को कैसे उठाकर कहीं पे लेकर जाओ, हम अल्टीमेटली क्या काउंट करते हैं कि कितनी ऊंचाई पे गया, न कि हम काउंट करते हैं किस रूट से गया। तो इसका मतलब ये पथ पर निर्भर नहीं करता, ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि पहला बिंदु क्या था, अंतिम बिंदु क्या था, किस रूट से आए हो, वो मायने नहीं रखता। क्यों नहीं रखता मायने, ये भी जनरल सी बात है कि आप मान लो ऐसे करके ऐसे पहुंच जाओ, तो जब आप ऐसे जा रहे थे तो आप काम कर रहे थे, ऐसे आ रहे थे, इसने काम किया, वापस रिटर्न दे दिया ना काम को, इसका मतलब काम की हानि नहीं हुई। फिर आप ऐसे गए तो इसने हमें काम करना पड़ा, फिर ऐसे गए, फिर थोड़ा सा ऐसे आए तो इसने हमें काम दिया। तो इसका मतलब अल्टीमेटली हमें अंतर देखना है कि किसने किसको ज़्यादा काम दिया। तो हमें बस इस और इसमें अंतर देख रहे हैं कि पहले से बाद में ऊंचाई ज़्यादा है या कम है। अगर ये ऊंचाई ज़्यादा है इसका मतलब हमने काम दिया। कितना काम किया हमने, mgh, ये काम किया, यही इसकी स्थिति जुड़ जाती है। ये भी सवाल पूछा जाता है। संरक्षी बल में क्या होता है,
कि जो ऊर्जा होती है, जो हम काम कर रहे हैं, अगर हमने ज़्यादा काम किया है तो वो स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होता है। और वो कितनी स्थिर ऊर्जा होगी? वो स्थिर जो ऊर्जा होगी हमारे द्वारा किए गए काम का ऋणात्मक मान भी। अगर हमने काम किया 50 जूल तो इसका मतलब उसमें ऊर्जा कितनी है? -50 जूल। माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये ऊर्जा बताती है कि इसकी, देखो ऊर्जा की वैसे डायरेक्शन नहीं होती, पर ऊर्जा में प्लस और माइनस का हो सकता है। ये सिर्फ इतना बताता है कि किस पे कितना उधार बाकी है। तो अगर आपने 50 जूल काम किया और वस्तु को ऊंचा उठा लिया, इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण में -50 जूल काम कर देगा। माइनस का मतलब है कि ये ऑपोजिट दिशा में काम कर देगा। आपने ऊपर की तरफ ले जाते हो 50 जूल खर्चे, तो ये भी नीचे की तरफ 50 जूल का काम कर देगा, पर दिशा क्या रहेगी? माइनस की। तो इसका मतलब ये ऋणात्मक मान होता है किसका? स्थिर ऊर्जा का। स्थिर ऊर्जा क्या होती है? मतलब संरक्षित बल में सवाल क्या बनते हैं? 2 ही पॉइंट बनते हैं कि संरक्षित बल होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता, केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। और जितना आपने काम किया है ये स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और उस काम का ऋणात्मक मान स्थिर ऊर्जा होता है। भाई आपने 50 न्यूटन का काम किया तो -50 न्यूटन को स्थिर ऊर्जा माना जाएगा, मतलब वो बदले में 50 न्यूटन वापस दे सकता है। माइनस ये बता रहा है कि वापस हमें दे सकता है वो। बस ये इतना ही इस टॉपिक में है।